हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सबकी तैयारी से चल रही होगी। तो इस वीडियो में जो पिछला जो हॉलीवुड का मॉक हुआ था उसके जो जीएस के क्वेश्चंस थे उनका एनालिसिस मैंने किया था, वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जस्ट क्विक रिवीजन एंड इसका एक और रिवीजन जब जब नेक्स्ट मॉक हम लोग देंगे तो उससे पहले भी स्टार्टिंग में करेंगे। तो एक क्वेश्चन आया था कि दशहरा 10वें दिन मनाया जाता है हिंदी कैलेंडर के हिसाब से कौन से महीने में। तो उसका आंसर था आषाढ़ आश्विन। तो एक हिंदू कैलेंडर या बस को एक रिवीजन कि चैत्र वैशाख, ज्येष्ठ आषाढ़, सावन भादव, अश्विन कार्तिक, माघ शीष पौष, माघ फागुन। तो इसमें मैंने एक कैलेंडर लगा दिया है ये वाला। इसमें जो है सारी चीज़ें क्लियरली में दिख रही हैं एक बार में कि कौन सा त्यौहार हम लोग हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कब मनाते हैं। जैसे कि दशहरा पूछा गया था 10वें दिन अश्विन के महीने में मनाते हैं। तो जो हमारा ये मार्च अप्रैल का जो महीना होता है इसके अकॉर्डिंग हम लोग का ये जाता है चैत्र का महीना। तो चैत्र वैशाख दो दो के पेड़ में हम लोग याद करते हैं। तो चैत्र वैशाख, ज्येष्ठ आषाढ़, सावन भादव एक साथ रहते हैं, अश्विन कार्तिक एक साथ रहते हैं। कार्तिक के महीने में हम लोग की दिवाली होती है। माघ शीष पौष एंड माघ फागुन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था कि सर क्रिक का जो बॉर्डर है वो कहाँ पे है। तो वो गुजरात और पाकिस्तान के बीच में है और 96 किलोमीटर का है। इसमें कोई ऐसे ट्रिक नहीं बन रही थी तो मैंने कुछ इसमें नहीं किया था। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का एक सेशन होना है, वो न्यू दिल्ली में होना है इस बार इंडिया में। जुलाई के समय की डेट थी एंड ये कौन से नंबर का है, ये 46 नंबर का है एंड न्यू दिल्ली में होना है। आयरन ओर की रैंकिंग इंडिया में स्टेट कौन कौन से नंबर पे हैं। तो नंबर 1 पे उड़ीसा, यही क्वेश्चन पूछा गया था कि नंबर 1 पे कौन है। उसके बाद छत्तीसगढ़ है, उसके बाद है कर्नाटक। तो कोई ट्रिक नहीं बन रही तो बस मैंने आयरन का ओ का उड़ीसा बना दिया था कि आयरन में ओ हाईलाइट दिख रहा है इसलिए उड़ीसा। निज़ाम उल मुल्क असफ़ जहाँ, ये फाउंडर था हैदराबाद स्टेट का एंड इसके टाइम पे जो मुग़ल एम्परर था वो था फ़ारुख शियार। मतलब ये पूछा गया था कि ये कौन से मुग़ल एम्परर के समय में एक पावरफुल रूलर था, तो ये फ़ारुख शियार के टाइम में था। तो इसका जो मतलब क्वेश्चन ये भी कभी बन सकता है कि हैदराबाद का फाउंडर कौन था, तो वो था निज़ाम उल मुल्क। निज़ाम से हम लोग पहचान जाते हैं कि हैदराबाद की बात हो रही है, और हैदराबाद के फाउंडर की बात करें तो हैदराबाद एक मुल्क है, तो उस सेंस में याद कर सकते हैं कौन सा वाला निज़ाम, मुल्क वाला निज़ाम। अटल इनोवेशन योजना एम कब आई थी। तो ये आई थी 2016 में, नीति आयोग के द्वारा आई थी। एम 2016 में आई थी। जो लास्ट टाइम मॉक हुआ था उसमें आया था 17 साथी, SATHE फॉर एजुकेशन था। एंड साथी कब आई थी, 2017 में आई थी, वो भी नीति आयोग लाया था। इसके बाद सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, इन्होंने सबसे पहली बार जो वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुई थी उनको ज्वाइन किया था। कब ज्वाइन किया था, ये वाला क्वेश्चन आया था, तो 1909 में ज्वाइन किया था। पंडित सुरेश भाई गायतोंडे, तो ये कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो ये तबला से संबंधित हैं। तो ऐसे मैंने ट्रिक बनी थी, भाई सबका तबला बजा देता है, भाई सबका तबला बजा देते हैं। मॉलस्का, तो मॉल एक रूट वर्ड होता है, उसका मतलब हम लोग को पता होता है ना, सॉफ्ट सॉफ्ट बॉडी से रिलेटेड था। तो और पूछा गया था ये क्वेश्चन कि स्क्विड कौन से एनिमल किंगडम में आता है, मतलब तो स्क्विड आता है मॉलस्का में। तो SSO मतलब कि स्क्विड, स्नेल, ऑक्टोपस ये आते हैं मॉलस्का के अंदर। एंड जो इसके एक और पार्ट होता है कि इसमें हेड और फुट अलग अलग दिखाई देते हैं आराम से। आर्टिकल 35, तो जो क्वेश्चन पूछा गया था कि द पावर टू मेक लॉस टू गिव इफेक्ट टू सर्टेन स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट। वैसे क्वेश्चन तो ये वाला पॉइंट पूछा गया था कि मतलब एम्प्लॉयमेंट के लिए हम लोग वहाँ पे रेसिडेंस स्थापित कर सकते हैं, ये चीज़ किसके अंडर में आती है, कौन बना सकता है। तो ऐसे रूल पार्लियामेंट के अंडर में आते हैं, पार्लियामेंट बना सकता है बट स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बना सकता है। तो आर्टिकल 35 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट जो फंडामेंटल राइट के अंदर किस किस आर्टिकल में चेंज कर सकता है, तो वो आर्टिकल है ये 16, 32 के थ्रू वो रिट भी लगा सकता है, 33 एंड 34। नेक्स्ट है मेथिल एथिल कीटोन। ये एमीके जब मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में देखा तब मुझे याद है कि हाँ ये एक सॉल्वेंट होता है जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आता है। तो इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा सॉल्वेंट के रूप में किया जाता है, सिंथेटिक रबड़ के उसमें किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा सॉल्वेंट कौन सी इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में। नोबेल फिज़िक्स प्राइज़, मतलब नोबेल प्राइज़ फिज़िक्स वाला 1929 का। तो इसमें दो लोगों के नाम इंपॉर्टेंट थे, एक था एडविन हबल एंड एक था लुइस विक्टर। जो क्वेश्चन आया था वो आया था लुइस विक्टर के ऊपर कि इन्होंने क्वांटम थ्योरी की खोज करी है एंड वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन की खोज भी करी है।
और एडविन हबल ने एक्सपेंडिंग यूनिवर्स की खोज करी है। कैसे याद करने का ट्रिक मैंने बनाई है, एक तो एडविन का ई मैंने को याद रखता है, बट उससे ना याद हो तो हबल, हबल एक बबल है, बबल एक्सपैंड करता है, बबल एक्सपैंड करता है। तो एडविन हबल ने एक्सपैंड यूनिवर्स से रिलेटेड थ्योरी दी थी, जिसके लिए इनको 1929 में नोबेल फिजिक्स वाला दिया गया था। एंड लुइस विक्टर ने क्या दिया है, लुइस LOV, लव क्यों किया है, लुइस विक्टर ने लव क्यों किया, लव क्यों किया है, तो क्यों से क्वांटम थ्योरी। तो लुइस विक्टर ने क्वांटम थ्योरी दी थी, जिसके लिए इनको 1929 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था फिज़िक्स के लिए। उसके बाद था एक GI टैग कि ये डोंगरिया कौंध एम्ब्रॉयडरी शॉल, ये कहाँ किस स्टेट से रिलेटेड था GI टैग, तो ये था उड़ीसा से रिलेटेड। एक्सप्लेन X-59, ये किसके अंडर में आता है, तो ये आता है नासा के अंडर में। ये इतना इंपॉर्टेंट ऐसे लगा नहीं था, बट हो भी सकता है, ऐसे मैंने लिख दिया था। एक्सपेंडिचर मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सब कुछ जुड़ जाता है, मुझे यही याद आता था, C+I+G, यानी कि कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो होती हैं, प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। इसमें ये भी बहुत पूछा जाता है, सर ने बताया था कि एक्सपोर्ट ये बहुत पूछा जाता है कि एक्सपोर्ट को किससे डिनोट करते हैं, तो एक्स से डिनोट करते हैं, और इम्पोर्ट को M से। युवा निधि स्कीम, ये कौन से स्टेट ने लॉन्च करी है, तो ये लॉन्च करी है कर्नाटक ने। तो युवा लोग बहुत नाटक करते हैं, युवा निधि के लिए बहुत नाटक करता है। एंड इसके अंदर क्या है कि ग्रेजुएट को 3,000 रुपये की स्कीम, और डिप्लोमा वालों को 1,500 रुपये का पेंशन दिया जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, तो खेलो इंडिया यूथ गेम अभी जनवरी में लास्ट में हुए थे, तो कहाँ हुए थे, ये हुए थे तमिलनाडु में। तमिलनाडु के 4 जगह पे हुए थे, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई एंड त्रिची। एंड इसका जो मैस्कट था, यही क्वेश्चन पूछा गया था, इसका मैस्कट था वीरा मंगई। तो खेलो इंडिया यूथ का जो मैस्कट था वो क्या था, खेलो वीरा, दया बहन के भाई वीरा, खेलो वीरा। एंड उसका ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो 97 का CAA है 2011 वाला जो आया था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 में आया था, ये इसने DPSP के कौन से आर्टिकल को ऐड किया था, तो इसने 43 का B ऐड किया था, कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड। तो इसमें जो और भी डाटा था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो उसमें ये ट्रिक नहीं बनी थी, याद पटअप कर सकते हैं कि क्या है कि 42 से हमारे 3 आर्टिकल ऐड हुए थे, 39A, 43A, 48A, यानी कि A अगर लगा है DPSP में, जो 39A, 43A, 48, ये तीनों के तीनों आए थे 42 से, और एक जो 43B है वो आया था 97 से। अगर उस दिन नहीं पता होता तो ये ऑप्शन हम लोग टिक कर देते हैं। एंड तो 39A क्या कहता है, ये बताता है फ्री लीगल एड के बारे में। 43A क्या है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर। 48A एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। इसके बाद एक 86 में इंपॉर्टेंट आया था कि जो 45 का सब्जेक्ट मैटर चेंज कर दिया गया था, एंड इसके साथ ही आर्टिकल 21A जो ऐड किया गया था कि जो बेसिक एजुकेशन है वो भी हमारा एक फंडामेंटल राइट हो गया था। और 97 अभी आपको बता दिया कि 2011 में आया था। 43B कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था, तो कुमार गुप्त फर्स्ट ने बनवाया था। उसके बाद हाइपर सेलाइन लेक इन लद्दाख, तो लद्दाख के अंदर उस दिन ये नहीं दिखा था कि 100 वर्ड जब भी आता है वो लद्दाख से रिलेटेड ही होता है। तो सोकर वहाँ की हाइपर सेलाइन लेक है, सोकर लद्दाख में। बर्डी किस खेल से संबंधित है, तो बर्डी में बर्ड आता है, बर्ड का मतलब चिड़िया होती है, चिड़िया हम लोग कौन से खेल में यूज़ करते हैं, बैडमिंटन में यूज़ करते हैं, तो बर्डी बैडमिंटन से रिलेटेड है। अब एक क्वेश्चन गंगा पे आया था, तो पूरा गंगा रिवर सिस्टम को रिवाइज कर लेते हैं। मैंने इसको पूरा बना दिया है, तो पहले ऊपर वाले हिस्सा याद करते हैं। तो जो गंगा होती है वो 2 रिवर से मिलकर बनी होती है, एक है अलकनंदा और दूसरी है भागीरथी। A और B से मिलकर बनी होती है गंगा, जिसमें से अलकनंदा में काफ़ी आके अलग अलग रिवर्स मिलती हैं, तब जाके भागीरथी से मिलती है, तब जाके हमारी गंगा बनती है। तो इसमें से कौन कौन सी रिवर निकलती है, काफ़ी प्रयाग पूछे जाते हैं कभी कभी, तो एक बार याद कर लेते हैं। सबसे पहला है धौली गंगा मिलता है हमें विष्णु प्रयाग में, तो इसका कोड अभी बनेगा DV। अब इसका शॉर्टकट में बताते हैं कैसे याद रखेंगे। उसके बाद आती है नंदाकनी तो ईजी है, नंदाकनी नंदप्रयाग में मिलती है। उसके बाद है पिंडार मिलता है कर्णप्रयाग पे आके मिलती है। फिर मंदाकिनी निकलती है ऊपर से, बाकी सारी ये राइट लेफ़्ट साइड रहा, ये लेफ़्ट लगेगा गंगा इसके लिए, बट लेफ़्ट राइट यहाँ पे नहीं पूछा जाता है। खाली मंदाकिनी ऊपर से आ रही होती है केदारनाथ से, तो ये मिलती है रुद्रप्रयाग में आके। और भागीरथी अलकनंदा से मिलती है देवप्रयाग में।
ये देवप्रयाग हो गया। तो इसको कैसे याद करने की ट्रिक है कि जो डीवी थी वो मैंने नाना से चेक कराने के बाद, डीवी नाना से चेक कराने के बाद पीके गया मिस्टर एबीडी से मिलने। डीवी नाना से चेक कराने के बाद पीके गया मिस्टर एबीडी से मिलने। तो डीवी फॉल मतलब धौलीगंगा विष्णुप्रयाग, नाना से मतलब हो गया नंदाकिनी नंदप्रयाग, पीके का मतलब हो गया पिंडार कर्णप्रयाग, एमआर का मतलब मिस्टर का मतलब हो गया मंदाकिनी रुद्रप्रयाग, और एबीडी का मतलब हो गया अलकनंदा भागीरथी देवप्रयाग पे आगे मिलते हैं। एंड जब उसके बाद ये गंगा बन जाती है तभी आगे चलती है। तो ये है गंगा का रिवर सिस्टम मेजर वाला। तो एक क्विक रीजन इसका कर लेते हैं। तो गंगा जब निकलती है तो सबसे पहले आके इससे मिलती है रामगंगा। पहले इसकी जो लेफ़्ट साइड के ट्रिब्यूटरीज हैं उनको याद कर लेते हैं। लेफ़्ट साइड कैसे याद करते हैं, गंगा की दिशा किस तरफ है, अगर गंगा की दिशा इस तरफ चल रही है तो इसका ये लेफ़्ट हो गया, इसका ये राइट हो गया। तो लेफ़्ट साइड की हैं रामगंगा, गोमती, ज़्यादातर जो जी वाली हैं सारी जी वाली लेफ़्ट साइड की हैं, गोमती, घाघरा, गंडक, ये तीनों लेफ़्ट हैं। एंड कोसी और रामगंगा हो गई। उस दिन जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें 3 रिवर ऐसी दी गई थी जो तीनों लेफ़्ट थी, तीनों ही जी से थी, गोमती थी, घाघरा थी और गंडक थी, और एक कोई पी से करके थी, मुझे नाम नहीं आया था उसका, मैंने वो लिखा नहीं, पता नहीं कहाँ से आती है, बट वो अदर नेम था, तो वो राइट बैंक ऑटोमेटिक हो गई थी। एंड ये कहाँ कहाँ मिलती है, तो रामगंगा मिलती है आके कन्नौज में, गोमती मिलती है आके गाज़ीपुर में, घाघरा मिलती है आके छपरा में, गंडक मिलती है आके हाजीपुर में, एंड कोसी मिलती है आके भागलपुर में। कोसी का एक और है कि सौरव ऑफ बिहार कहते हैं। अब अगर बात करें इसकी जो राइट बैंक के ट्रिब्यूटरी, इसमें सबसे बड़ी मेजर आ जाती है यमुना। एंड यमुना की अपने आप में 3 है, केन बेतवा चंबल, KBC, KBC, केन बेतवा चंबल। चंबल की भी 3 होती हैं एक मेजर, एक होती है बानस, एक होती है पार्वती और एक होती है काली सिंध। एंड यमुना तो पता ही है कि आके कहाँ मिलती है, तो मिलती है प्रयागराज में। एक इसकी इंपॉर्टेंट राइट में होती है सोन, मेजरली पूछी जाती है राइट के लिए यमुना, सोन और दामोदर, ये 3 पूछी जाती हैं। बट चंबल भी ऑटोमेटिकली राइट हो जाती है क्योंकि चंबल मिलती है यमुना से, तो चंबल भी एक तरीके से गंगा के लिए राइट ट्रिब्यूटरी हो जाती है। एंड उसके बाद जब गंगा आगे बढ़ती है तो फरक्का नामक एक जो जगह है वहाँ पे आके ये डिवाइड हो जाती है 2 नदियों में, एक चली जाती है बांग्लादेश की तरफ और एक चली जाती है अपनी एक कलकत्ता की तरफ वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल में इसका नाम हो जाता है हुगली, और जो बांग्लादेश के अंदर एंटर करती है उसका नाम हो जाता है पद्मा, जहाँ ये मिलती है जमुना से यानी कि ब्रह्मपुत्र से, और जमुना और पद्मा मिलकर बन जाती हैं मेघना, और तब जाके ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, सुंदरबन डेल्टा। तो ये था गंगा रिवर का जो सिस्टम है वो। सो आई होप कि आपको कुछ प्रोडक्टिव चीज़ पढ़ने को मिली होगी इसमें क्विक रिवीजन में। एंड ये जो नोट्स हैं मैं आपको इनको शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम के चैनल पे, आप वहाँ पे ज्वाइन करके इसको एक्सेस कर सकते हैं। एंड आगे चल के मैं इसको और इम्प्रूव करके आप लोग के साथ शेयर करता जाऊँगा, जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे इसका रिवीजन करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।